मोर ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करते हैं जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि हमने कैलकुलेट करना होता है, और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस अगर मौजूद है और उसके अंदर जो है वो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, तो उनके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो मौजूद हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। जब हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं ना, तो वो हमें एक सादा तरीन रेशो देता है, सादा तरीन निस्बत देता है जो उनके हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान में। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बता देता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका देखते हैं कि हमारे पास इसका यूज जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है और इसको हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं ना, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम यूज करते हैं जी, अगर बैलेंस्ड हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी हो, ठीक है, बैलेंस्ड एक इक्वेशन लिखनी हो, तो उसके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने मोलर मास फाइंड करना हो किसी भी चीज का, ठीक है, मॉलिक्यूल का, तो हमें उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें रिक्वायर्ड होता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये दो इसके मेन इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसके अलावा अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, तो हमारे पास ये क्या होता है, मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला की। यानी कि अगर हम इसका जनरल सा फार्मूला देखें तो हम कहते हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसके बराबर है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका हमारे पास क्या आ जाता है, इज इक्वल्स टू, हम कहते हैं हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला हम इधर लिखेंगे, जो कि सादा तरीन रेशो होती है, सादा तरीन निस्बत होती है हमारे पास एटम्स जो मौजूद होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका मल्टीपल हम कह रहे हैं ना, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूला का। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने ये लिखा, ठीक है, और उसके साथ हम एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एन जो है वो इंटीजर, सिंपल इंटीजर 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना हो, अगर हमने निकालना हो, तो इसके लिए हमें क्या दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जी। एक तो हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर सॉरी फॉर्मूला मास चाहिए होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, मास, फॉर्मूला मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का हमें रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मॉलिक्यूल, किसी भी जो हम मॉलिक्यूल यूज कर रहे होते हैं, या फिर हम कंपाउंड लेट सपोज अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड है, उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो हम जनरली इसको लिख देते हैं एक कंपाउंड का हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, रिलेटिव फार्मूला पता होना चाहिए, और इसके अलावा जो है हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो उसका पता होना चाहिए। जैसे लेट सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक आम जनरल सी एक हम कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का जी, क्या है वो, CH2Br। ठीक है, और इसका जो है अगर हम एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास से निकालें, कार्बन का 12 होता है जी हमारे पास, ठीक है, 12 में लिख देती हूँ। उसके बाद हाइड्रोजन का हम जनरली क्या करते हैं, 1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। और ब्रोमीन का हमारे पास क्या होता है, 79.9 होता है। जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 93.9। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, हमारे पास आ गया है जी हमारे पास ये सारा का सारा इसका जो है इंपेरिकल फार्मूला मैस आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंपेरिकल फार्मूला मैस, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसका जो है इस कंपाउंड का मास जब फाइंड किया गया, तो जो हमें गिवन था, और वो रिलेटिव फार्मूला मास था इस कंपाउंड का, वो था जी हमें बताया गया 187.8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो हमारे पास रिलेटिव फार्मूला मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे किस पे जी, फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर साइड पे हम एक कैलकुलेशन सी कर लेते हैं, जिससे हम जो है वो इससे फाइंड करते हैं कि हमारे पास किस तरह से आएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो हमने क्या किया जी, एम्पिरिकल फार्मूला मास से को हमने नीचे डिनोमिनेटर में रखा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कितना है जी, 93.9। ठीक है, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है, और ऊपर क्या हमने रखना है, फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड 187.8 जो कि हमें गिवन था। ठीक है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बेसिकली हम n फाइंड कर रहे होते हैं, ये जो n है ना इसके लिए हम ये फाइंड कर रहे होते हैं। अब जब इसकी हमने कैलकुलेशन की, ठीक है, जब इसको डिवाइड किया तो 2 आया।
अब हम 2 को क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पुट करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये गिवन था CH2Br। ठीक है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो भी हमारे पास ये इंटीजर आया है जो कि 2 आया है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी C2, और H को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, H4, और Br2। तो ये इसका जो है हमारे पास क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास कंपाउंड था जिसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इस तरह से इस पूरी कैलकुलेशन से निकाल लिया। तो सिंपलेस्ट वे में हमने क्या, हमें रिक्वायर्ड था रिलेटिव फार्मूला, मास ऑफ द कंपाउंड हमें रिक्वायर्ड था, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया कि उस हमारे पास जो कंपाउंड था उसका मास हमें बताया गया था। और एम्पिरिकल फार्मूला चूंकि हमें नोन था, तो उससे हमने क्या किया, उसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल के, और फिर हमने क्या किया, रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड को डिवाइड किया एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो हमारे पास n आ गया। n नंबर को हमने यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर इसका फॉर्मूला हम लिखें तो हमारे पास यूं भी आता है कि n इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या फिर फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको स्लैश लगा के मैं यूं भी लिख सकते हूँ, फॉर्मूला फॉर्मूला मैथ्स। ये तक हमारे पास यही वाला मेथड है, यानी कि ऊपर वाला जो है उसको मैं इसकी फॉर्म में लिख रही हूँ, हम फॉर्मूला के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास ये जो है इस तरह से रहे कि हम इजीली एन जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, इम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स, यानी कि सिंपलेस्ट जो रेशो हमारे पास थी, ठीक है, उसका मैथ्स फाइंड करते हुए, यानी कि जिस जो जो उसके अंदर एटम्स मौजूद थे उसको हमने ऐड करके और उनके मास को ऐड करके हमने क्या निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन करने से हमारे पास n नंबर आ जाएगा, उस n को हम यहाँ पर पुट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें पता होता है, तो उसको हम जब एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, इसका यूज ये है कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब लिख रहे होते हैं वहां पर हम यूज कर सकते हैं, मोलर मास को फाइंड करना हो तो वहां पर हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास मोर ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला।